हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी सुलभ भारती। आज हम दूसरा इकाई आज हम शुरू करेंगे। मुझे नहीं पता कि मेरा वीडियो कौन देख रहा है, बड़े देख रहे हैं कि छोटे देख रहे हैं। अगर कोई बड़ा देख रहा है तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्ते। अगर छोटे बच्चे देख रहे हैं तो आप लोगों को बहुत सारा प्यार। तो चलो, आज हम दूसरी इकाई का पाठ पहला, गांव और शहर। बच्चों, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इस पाठ में गांव और शहर के बारे में बताया गया है। आप लोगों में से कितने बच्चे गांव गए हैं मुझे बताओ। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी दिवाली की छुट्टी में भी गांव गए होंगे। तो ये पाठ गांव और शहर के बारे में है। तो गांव कैसा होता है, कोई मुझे बताएगा क्या? ये चित्र देखो, इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है मुझे बताओ। हम्म ये देखो, ये क्या है? ये स्कूल है ना। गांव के स्कूल ऐसे होते हैं। शहरों में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है स्कूल की, लेकिन गांव में ऐसे ही स्कूल होते हैं। ये देखो, छोटे छोटे घर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। दिख रहा है? पहले मैं आप लोगों को चित्र दिखा देती हूँ। आप लोग चित्र का निरीक्षण ध्यान से करिए, फिर हम गांव के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और आप लोगों में से जो बच्चे गांव जाते हैं वो भी मुझे अपना गांव का अनुभव बताइए। गांव, क्या आपका गांव भी ऐसा ही है? मुझे कमेंट करके बताइए, या इससे भी अच्छा है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका गांव कैसा है और आपको क्या गांव पसंद है। अगर पसंद है तो लिखिए, हाँ टीचर मुझे पसंद है। ठीक है, तो चलो, सबसे पहले ये गांव का चित्र है। चित्र देखकर तो हम समझ गए हैं कि ये चित्र कहाँ का है। ये एक गांव का दृश्य है, इसमें गांव दिखाई दे रहा है। बच्चों, ये जो गांव है ना, गांव के जो घर है, ये देखो, ये जो घर दिख रहा है ना, ये ईंट और सीमेंट के बने हुए। गांव के जो घर है वो किसके बने हुए हैं? ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। और उसमें आवश्यकता के अनुसार एक एक दो दो खिड़की है। देखो, दिख रहा है हर घर में। ये देखो, यहाँ पे भी है। जिसको जितनी खिड़की चाहिए वो लोग उतनी खिड़की अपने घरों में रखते हैं। मकानों की छत पर रोशनदान बने हुए हैं। ये जो घर के मकान है ना, इनके ऊपर रोशनदान बने हुए हैं। गांव में सुंदर और स्वच्छ विद्यालय है। ये जो गांव का विद्यालय है ये एकदम साफ सुथरा स्वच्छ है। दिखाई दे रहा है? कहीं आपको कचरा दिखाई दे रहा है? नहीं, क्योंकि जो गांव का स्कूल है, विद्यालय, विद्यालय मतलब स्कूल, ये जो गांव का विद्यालय है ये एकदम साफ सुथरा दिख रहा है ना, कितना साफ सुथरा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है ये देखो, ये दो लड़के हैं और ये दो लड़कियां हैं। ये लोग खेल रहे हैं विद्यालय में, दिख रहा है। और यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ लड़के और लड़कियां अपने स्कूल में, विद्यालय में जा रही है। दिख रहा है ना? आप लोग भी ऐसे अपने दोस्तों के साथ जाते हो ना बात करते करते, वैसे ही ये लोग भी अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए विद्यालय में, स्कूल में जा रहे हैं। और विद्यालय के ग्राउंड में, मैदान में देखो, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे? खेल रहे हैं। इसमें दो लड़के हैं और दो लड़कियां हैं। इस विद्यालय का नाम क्या है मालूम है बच्चों? समता विद्यालय। आप जिस विद्यालय में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके स्कूल का नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों, कुछ लिखा हुआ है, गांव शहर की प्रगति, देश की उन्नति। यहाँ पे लिखा गया है कि अगर गांव शहर की प्रगति होती है तभी हमारा देश उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता है। और ये देखो बच्चों, ये विद्यालय है, विद्यालय के बाजू में क्या है? शौचालय है ना। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हम्म और देखो, ये गांव के छोटे छोटे घर हैं।
और बच्चों यहाँ देखो, ध्यान से देखो, ये क्या है? कूड़ादान। ये इस पे लिखा हुआ है कूड़ादान। तो हमारा जो भी कचरा निकलता है, भले हम स्कूल में हो या घर में हो, हमें कचरा हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। यहाँ वहाँ जैसे छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, मैं इस बहुत बार मैंने ऐसे रास्ते में देखा है, चॉकलेट खाते हैं और ऐसे ही रोड पर फेंक देते हैं। ये अच्छी आदत है कि बुरी आदत है? ये बुरी आदत है, क्योंकि हमें अपने गांव को, शहर को खराब नहीं करना चाहिए। आजकल बच्चों जगह जगह पर ऐसे कूड़ेदान रखे हुए होते हैं, तो हमें कूड़ेदान का उपयोग करना चाहिए। हमारा जो भी कचरा होता है वो हमें कूड़ेदान में डालना चाहिए। अगर आप लोग स्कूल में जाते हैं तो अगर आपने पेंसिल को छीला तो उसका जो कचरा निकलता है वो हमें ऐसे बेंच के नीचे नहीं फेंकना चाहिए बच्चों, उसे हमें कूड़ेदान में डालना चाहिए। हमारी क्लास में एक छोटा सा कूड़ादान रहता है, उसमें हमें अपने पेंसिल को जब हम छीलते हैं तो जो कचरा होता है वो हमें कूड़ेदान में डालना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर कुछ गलत हो गया तो पेज फाड़ देते हैं और नीचे फेंक देते हैं। ये गलत बात है। पहली बात तो अगर आपका कुछ गलत हो गया है तो उसको कट कर दो और नीचे लिखो, लेकिन अगर आप पेज फाड़ते हो तो उसे कूड़ेदान में डालो। हमें कूड़ेदान का सही इस्तेमाल करना चाहिए। ये देखो पेड़ पौधे हैं, एकदम हरा भरा हमारा ये गांव है। और जब हम नीचे आएंगे तो बच्चों हमें क्या दिखाई देगा? देखो ये क्या है? ये एक बैल खड़ा हुआ है, दिख रहा है? ये बैल है। और ये एक आदमी है जो साइकिल पर कहीं जा रहा है। ये आदमी कहाँ क्या कर रहा है? किस पे बैठा है? साइकिल पे। बच्चों गांव में ना साइकिल, बैलगाड़ी ये सब ज्यादा चलता है। वहां पे ना ऐसे सबके घरों में गाड़ी नहीं होती है कि कहीं बाहर जाना है तो कार निकालो और चलो। नहीं, वो साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। और साइकिल का इस्तेमाल करने से प्रदूषण नहीं होता है। इसलिए जो गांव है वहां पे प्रदूषण की कमी है। ये देखो ये महिलाएं क्या कर रही हैं? ये लोग अपने सर पर मटके पे पानी भर के, ये देखो कुआं है ना, तो ये महिलाएं कुएं से पानी भर कर लाई हैं और अपने अपने घरों में जा रही है। गांव में बेटा नल नहीं होता है, हमारे घरों में कैसे शहरों में नल होता है, लेकिन गांव में बहुत सारे गांव है जहां आज भी नल नहीं है। वो कुएं से पानी निकालती हैं और फिर लेकर जाती हैं, और कुआं भी उनके घर से थोड़ा दूर होता है बच्चों। तो ये महिलाएं भी, इनके घर में नल नहीं है तो ये लोग कुएं से पानी भरकर लेकर जा रही है। और यहाँ पे बच्चा खेल रहा है। यहाँ पे देखो एक महिला ने अपने गोद में बच्चे को लिया है, दिखाई दे रहा है, और वो अपने बच्चे को कुछ दिखा रही है। देखो उसका हाथ ऊपर है, वो अपने बच्चे को कुछ दिखा रही है। और यहाँ देखो बच्चों, ये जो बच्चा है ये क्या कर रहा है? एक गोल रिंग है, टायर है, ये टायर गाड़ी का या साइकिल का टायर होता है ना बच्चों, उसको चला रहा है। जब मैं छोटी थी ना बेटा, तो मैं भी ऐसे साइकिल का जो टायर होता था ना, वो उसको लेकर हम लोग चलाते थे। एक डंडा लेते थे हाथ में और उससे हम उस टायर को चलाते थे। क्या आप लोगों में से कोई है जिसने ऐसा काम किया है, ऐसा खेल खेला है? पहले बच्चों टीवी नहीं होती थी तो हम लोग क्या करते थे, वो जो सीताफल होते हैं ना, उसके बीच से हम के खेलते थे। और माचिस की डिब्बी होती है ना, उसके पत्ते से खेलते थे। चूड़ी होती थी उससे हम खेलते थे। और ये टायर ये सब हम चलाते थे। गुड़िया गुड्डे का खेल खेलते थे। पहले टीवी मोबाइल ये सब बहुत कम था, तो इस प्रकार के खेल खेले जाते थे। लंगड़ी का खेल खेलते थे, पकड़ा पकड़ी खेलते थे, है ना, ये सारे खेल खेला जाता था पहले। तो ये बच्चा वही खेल रहा है। इसे देखकर तो मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। मैं भी इसी प्रकार अपने भाइयों के साथ खेलती थी। देखो ये हो गया। अब यहाँ पर आओ, तो देखो ये घर के सामने ये महिला क्या कर रही है बताओ? ये कोई चीज है
ये सुखा रही है देखो। नहीं, ये सुखा नहीं रही है बच्चों, ये कुछ शायद चावल आवल कुछ सूप में लेकर साफ कर रही है। और यहाँ पर क्या है, देखो क्या दिखाई दे रहा है, ये औरत बर्तन, देखो यहाँ पे बर्तन रखे हैं, बर्तन को साफ कर रही है। क्या कर रही है, अब बर्तन को साफ कर रही है, धो रही है मतलब। और ये कुछ सुखा रही है, इधर कपड़े पे कुछ सुखा रही है, देखो इधर भी ये महिला कुछ सुखा रही है, दिख रहा है। हम्म। और ये देखो बच्चों, यहाँ पर चिड़िया, मुर्गी, है ना, ये सब बहुत रहते थे, वो भी है। ये देखो बच्चों, यहाँ पे ये क्या है, आई थिंक बकरी है। आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? मुझे कमेंट करके बताओ, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? बकरी है कि और कुछ है? ये तो बैल दिख रहा है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए फटाफट कमेंट करिए। बच्चों, अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ये सारे लेसन मैं आपको ऑनलाइन सिखा सकती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो, एक व्यक्ति ट्रैक्टर चला रहा है, दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये क्या कर रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है। यहाँ पे देखो कपड़े सूख रहे हैं रस्सी पे, आपकी मम्मी भी ऐसे कपड़े रस्सी पे सुखाती है ना, ये देखो। और यहाँ पे चिड़िया है, ये लोग मुर्गा है, ये लोग दाना चुग रहे हैं, देखो। यहाँ पे एक महिला देखो बच्चे को ली है और एक बच्चे को हाथ से पकड़ी है। और ये आदमी देखो कुछ सामान अपने सर पर टोकरी में कुछ भरा है, उसे लेकर जा रहा है। और ये देखिए बच्चों, यहाँ पर एक कुत्ता भी है, दिख रहा है। और यहाँ पे देखो, ये महिला अपने बच्ची को प्यार कर रही है, से अपने पास चारपाई, चारपाई मतलब ये जो बेड होता है ना, हम जिसको बेड बोलते हैं, वो चारपाई, चारपाई पर बैठी है, खाट पर बैठी हुई है। और क्या दिख रहा है, देखो देखो देखो, और कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो गांव है ना बच्चों, ये बहुत साफ सुथरा है। तो ये हो गया गांव। अब हम देखेंगे कि शहर कैसा है। अब गांव के बाद हम आ जाएंगे शहर। सबसे पहले मैं आपको चित्र दिखा देती हूँ, क्योंकि ये चित्रवाचन है, हमें चित्र देखकर आपस में चर्चा करना है, बात करना है ना। ये देखो, तो ये चित्र देखकर तो हमें पता चल रहा है कि ये शहर का चित्र है। कहाँ का चित्र है? शहर का चित्र है, क्योंकि शहरों में ऐसे बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देती है ना। ऐसे रास्ते पर फाउंटेन दिखाई देता है, ये सब हमें शहरों में देखने के लिए मिलता है, गांव में ये सब देखने के लिए नहीं मिलता है। दिख रहा है आप लोगों को? और बताइए क्या दिख रहा है? यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, और कितने अच्छे अच्छे घर है, ये देखो, है ना, कितना सुंदर है। ये देखो बड़े बड़े साफ स्वच्छ घर है, सड़क कितनी साफ सुथरी है, दिख रहा है। और चौड़ी चौड़ी सड़कें, गांव में कैसे छोटे छोटे रास्ते होते हैं, लेकिन शहरों में देखो कैसे चौड़ी चौड़ी सड़क है। और ये देखो, यहाँ लोगों के घरों के ऊपर पानी की टंकी भी है। रुको मैं आपको आपके पास किताब है बच्चों, आप लोग खुद ही देखो। ये देखो, सबके घरों के ऊपर पानी की टंकी है। इन्हें शहरों में पानी भरने के लिए कुएं पर नहीं जाना पड़ता है ना। देखो, और यहाँ पे देखो लाइट की भी व्यवस्था है। शहरों में लाइट रहती है दिन रात। अगर 5 मिनट के लिए लाइट चली जाए तो हम लोग एकदम बेचैन हो जाते हैं, अरे लाइट नहीं है, लाइट नहीं है ना। शहरों में हमेशा लाइट रहती है। ये देखो कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं,
ये महिलाएं शॉपिंग करने के लिए दुकान में जा रही है। दिखाई दे रहा है? और ये देखो बच्चों, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या है बताओ मुझे? ये सिग्नल है। जब हम कहीं जाते हैं तो ऐसे सिग्नल लगे रहते हैं। जब लाल कलर रहता है तो इसका मतलब है हमें रुक जाना है, और जब हरा कलर आता है तो हमें आगे बढ़ना है। ठीक है? ये देखो, यहाँ से कार आ रही है, पीछे बस लगी हुई है, और यहाँ पे लिखा गया है स्वच्छ नगर सुंदर नगर। है ना? अब कुछ लोग देखो सड़कों पे भी चल रहे हैं। ये देखो, बच्चे अपने पापा और मम्मी के साथ घूमने निकले हैं। और नीचे आओगे ना बेटा, तो नीचे हम देख रहे हैं कि कुछ लोग मोटरसाइकिल पे भी जा रहे हैं, कुछ रिक्शे में जा रहे हैं, कुछ लोग कार में जा रहे हैं, कुछ लोग बस में जा रहे हैं। सब लोग अपने सुविधा के अनुसार जा रहे हैं। है ना? और जो पैदल चलते हैं उनके लिए देखो फुटपाथ बना हुआ है। यहाँ पे लोग पैदल चलते हैं। तो ये बच्चों शहर का दृश्य है। अगर मैं आपसे पूछूं शहर और गांव, इन दोनों में से आपको क्या पसंद है, तो आप क्या जवाब दोगे? मुझे कमेंट करिए। तो बच्चों यहाँ पर हमने देख लिया कि गांव कैसा है और शहर कैसा है। अब हम इसके जो प्रश्न उत्तर है, स्वाध्याय है, इसमें तो स्वाध्याय नहीं दिया गया है। तो बच्चों इसमें स्वाध्याय नहीं दिया गया है। तो चलो मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ, आप मुझे सही और गलत बताइए। अभी आप बोलोगे टीचर हम आपको कैसे बताएं? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, है ना? शहर के मकान एक ही तरह के होते हैं, ये सही है कि गलत? गलत। शहरों में अलग अलग प्रकार के मकान होते हैं। ये देखो बच्चों, सारे मकान एक जैसे दिख रहे हैं आपको? नहीं, सारे मकान अलग अलग प्रकार के हैं। शहरों में रिक्शे नहीं चलते, बताओ सही है कि गलत? ये एकदम गलत है। ये देखो, शहरों में रिक्शे चलते हैं। शहर में 2 मंजिल वाली बसें भी चलती है। हाँ, सही, चलती है। शहरों में 2 मंजिल वाली बस चलती है। ये देखो बच्चों, आप लोगों ने भी देखा होगा। जिसने देखा है 2 मंजिल वाली बस, फटाफट कमेंट करो। शहर में स्त्रियां साड़ी नहीं पहनती है। गलत। शहरों में भी स्त्रियां साड़ी भी पहनती है, ड्रेस भी पहनती है, सब पहनती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि शहरों में स्त्रियां साड़ी नहीं पहनती है। नहीं, साड़ी भी पहनती है, ड्रेस भी पहनती है। ठीक है? शहर में मकानों की छतों पर पानी की टंकियां बनी होती है। हाँ, बनी होती है। ये देखो, मैंने आपको दिखाया भी था। ये देखो, पानी की टंकी बड़ी है। और यहाँ पे देखो, महिला ने साड़ी पहनी है। ऐसा नहीं है कि शहरों में महिला साड़ी नहीं पहनती है, पहनती है। साड़ी भी पहनती है, पैंट शर्ट भी पहनती है, फ्रॉक भी पहनते हैं। शहरों में सब चलता है। लेकिन गांव में बच्चों आप देखोगे ना, ये देखो, ये गांव का दृश्य है। यहाँ पे सभी महिलाएं ने साड़ी पहनी है। कोई ऐसी महिला नहीं है जिन्होंने सलवार सूट पहना है। सभी लोगों ने साड़ी पहना है। आज भी गांव में बच्चों सभी महिलाएं साड़ी ही पहनती है। बहुत कम लोग ड्रेस पहनते हैं। अभी समय बदल गया है। जब हम लोग छोटे थे ना, तब तो सभी महिलाएं साड़ी ही पहनती थी। अब समय बदल गया है, तो गांव में भी महिलाएं सलवार समीज ये सब पहनना शुरू कर दी हैं। शहर में वाहनों के नियंत्रण के लिए सिग्नल होते हैं। हाँ, होते हैं। मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था।
ये देखो, है ना, होते हैं। ठीक है, अभी मुझे आप लोग बताइए, शहर में पैदल चलने वाले लोगों के लिए फुटपाथ होता है? यस, ये देखो, ये क्या है? ये फुटपाथ है। शहर पे जो लोग आ, चलते हैं, गाड़ी नहीं चलते, पैदल चलते हैं, उनके लिए फुटपाथ होता है। शहर के मकान कैसे होते हैं मुझे बताओ? तो जो शहर के मकान हैं वो कई मंजिलों के और आलीशान होते हैं। ये देखो, शहरों के मकान कितने महलों के होते हैं और एकदम आलीशान होते हैं। कोई बिल्डिंग 4 फ्लोर की होती है, कोई 5 होती है, कोई 6 होती है। मतलब बहुत सारे मंजिल की होती है। इसमें हम ये नहीं लिख सकते कि 4 महले की होती है, 4 मंजिल की होती है। नहीं, कहीं 4 होती है, कहीं 5 होती है, कहीं 8 होती है, और आजकल तो 30-30, 40-40 मंजिल के घर होते हैं, है ना। अगला प्रश्न बताओ, शहर की सड़कों पर कौन कौन से वाहन चलते हैं? ये हमारा शहर की सड़क है। इस पे कौन कौन से वाहन चल रहे हैं? देखो, 2 पहिया भी चल रहा है, मोटरसाइकिल, रिक्शा भी चल रहा है, कार भी चल रहा है, बस भी चल रहा है, साइकिल भी चलता है बच्चों। इसमें चित्र में नहीं है, लेकिन साइकिल भी चलता है। शहर की सड़कें किससे बनाई जाती है? ये जो शहर की सड़कें है ना बच्चों, ये सड़क है, ये सीमेंट से बनाई जाती है। किससे? सीमेंट और कोलतार से बनाई जाती है। शहर के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? तो शहर के लोग, ये देखो, पैंट शर्ट पहनते हैं या कुर्ता पैजामा पहनेंगे। देखो, कुर्ता पैजामा कोई पहना है? यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है। कुछ लड़कियां साड़ी पहनेंगी, कुछ फ्रॉक पहनते हैं। मतलब सब लोगों का पहनावा अलग अलग है। देखो, यहाँ पे सलवार कुर्ता पहनी है, इस महिला ने साड़ी पहना है ना। तो सबका पहनावा अलग अलग होता है। चौराहे पर सिग्नल क्यों लगाया जाता है? बताओ, ये जो सिग्नल है ये चौराहे पे क्यों लगाया जाता है? बोलो। जो आने जाने वाले वाहन हैं, ये देखो, यहाँ से वाहन आ रहे हैं, यहाँ से, इनको नियंत्रण रखने के लिए, इन सब वाहनों को नियंत्रण, इन सभी वाहनों पर नियंत्रण रखने के लिए चौराहे पर सिग्नल लगाए जाते हैं। और बच्चों, अगर आपको और भी कोई प्रश्न पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये हो गया शहर। अब गांव के बारे में भी कुछ प्रश्न देख लो आप लोग। गांव के घर किसके बने हैं? ये जो गांव के घर है ये किससे बने हुए हैं? गांव के घर ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? ईंट और सीमेंट। दिन में घर में रोशनी किससे आती है? रोशनदान से आती है। किससे आती है? रोशनदान से आती है। गांव का विद्यालय कैसा है? ये देखो, गांव का विद्यालय एकदम साफ सुथरा और सुंदर है। गांव के विद्यालय का नाम क्या है? समता विद्यालय। गांव में पानी की क्या व्यवस्था है? पानी के लिए गांव में क्या व्यवस्था है? कुआं है ना। यहाँ पे नल नहीं होता है। तो बच्चों, ये आपके गांव से संबंधित, शहर से संबंधित कुछ प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आपको किसी और भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो बच्चों, ये हमारा दूसरी इकाई का पहला पाठ था, चित्रवाचन देखो और बताओ। तो मैंने आपको गांव और शहर की परिभाषा भी बता दी है, गांव शहर में क्या अंतर है वो बता दिया है, उसके कुछ प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोगों को कुछ और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये मेरा नया चैनल है और अभी कुछ ही दिन हुए हैं इस चैनल पर काम करते हुए मुझे।
तो मुझे लगता है कि आप लोग मुझे 1 महीने में 1000 सब्सक्राइब करवा दोगे। करवाओगे ना? हुँ। तो ठीक है बच्चों, आज का ये पाठ यहीं ख़त्म हो जाता है। चलो, मेरा वीडियो बाय-बाय। देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्ते। आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी। हिंदी विषय में दूसरी इकाई का आज हमारा दूसरा ये कविता है। पाठ 2 का नाम है जीवन। ये कविता है। पढ़ो और गाओ। इसे आपको सुनना है। मैं बोलूँगी, आप लोग उसे सुनो और मेरे साथ में दोहराओ। सबसे पहले हम कविता का वाचन करेंगे। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड को भी बताइए। ठीक है? चलो। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। कण कण में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पद नाम। आगे देखो। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो स्वीकार। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। इस कविता को जो लिखा है ना, उस कवि का नाम है डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा। इस कविता के कवि हैं। इस कविता में कवि इस कविता के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा जीवन है, ये केवल सांस लेने का नाम नहीं है। जीवन चलने और आगे बढ़ने का ना काम है। जीवन क्या है? हमें जो जीवन मिला है, इसका काम बस सांस लेना नहीं है बच्चों, बल्कि हमारे जीवन का काम है हमें अपने जीवन में हमेशा आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने जीवन में सभी अच्छी बातों को, अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए और हमें अपने जो विचार है वो हमेशा ऊंचे रखने चाहिए, अच्छे रखने चाहिए और सभी लोगों के साथ, भले वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, माता पिता हो, दोस्त हो, कोई भी हो, सभी के साथ हमें मीठी भाषा में बात करना चाहिए। हमारी बोली मीठी होनी चाहिए। इस कविता से हमें यही संदेश मिलता है कि ये जो हमारा जीवन है, हमें जो ये मनुष्य का जीवन मिला है, इसका काम केवल सांस लेना नहीं है, बल्कि हमें अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। हमें अच्छे अच्छे गुणों को अपनाना है, दूसरों की मदद करना है और सभी के साथ प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करना है। तो ये बच्चों कविता का छोटे में परिचय है। अब हम दो दो लाइन पढ़ेंगे और कविता का अर्थ मैं आपको तो बच्चों, आपको मैंने कविता का थोड़े में परिचय बता दिया है। अब हम दो दो लाइन पढ़ेंगे और अर्थ देखेंगे। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। इस पंक्ति का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में
जो हमारा जीवन हमें मिला है उसका काम है चलने का। हमें अपने जीवन में कभी भी रुकना नहीं है, आराम करना नहीं है। हमेशा हमें मेहनत करते रहना है। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। हमें आलसी बनकर एक जगह पड़े पड़े आराम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें जो जीवन मिला है उस जीवन में हमें श्रम करना है, मेहनत करना है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि आलसी बनकर पड़े पड़े आराम करना जीवन नहीं कहलाता है। हमें हमेशा अपने जीवन पे चलते रहना चाहिए, अर्थात श्रम करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे, घड़ी सदा टिक टिक करती, घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना, कण कण में अपनत्व देख कर सबको दिल से करो प्रणाम। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार घड़ी हमेशा टिक 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 करती रहती है और कभी भी रुकने का नाम नहीं लेती है। बच्चों, आप लोगों ने भी देखा होगा, सबके घरों में घड़ी है। घड़ी सदा दिन रात चौबीसों घंटों महीनों सालों चलती रहती है। तो कवि कहते हैं कि हमें भी घड़ी के समान हमेशा टिक टिक करती हुई घड़ी चलती है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो घड़ी होती है वह कभी रुकने का नाम नहीं लेती है। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में कभी भी रुकना नहीं है। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। जिस प्रकार घड़ी निरंतर चलती रहती है और समय बताती रहती है, सूरज सा नित ऊपर उठना, जिस प्रकार घड़ी हमेशा समय बताती रहती है और सूरज कैसे रोज निकलता है और शाम को डूबता है, उसी प्रकार हमें भी निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे घड़ी टिक टिक करते हुए सदा चलती रहती है, सूरज रोज उगता है और डूबता है, इन्हीं के समान हमें भी निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। कण कण में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। कवि कहते हैं हमें कण कण में अपनेपन का अनुभव करना चाहिए, सबको सच्चे हृदय से प्रणाम करना चाहिए। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हमें घड़ी के तरह हमेशा टिक टिक करती हुई चलती है, वो कभी भी नहीं रुकती है। घड़ी के समान ही हमें भी हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, सूरज की तरह निरंतर ऊपर उठना चाहिए। हमें कण कण में अपनेपन का अनुभव करना चाहिए और सभी लोगों को सच्चे हृदय से प्रणाम करना चाहिए। अब अगली पंक्ति देखते हैं बच्चों। लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल, सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम, जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि सागर से हम उसकी तरह लहराना सीखे। हमें किसकी तरह लहराना सीखना है? सागर की तरह। और आसमान सा हृदय विशाल, और हमें अपना हृदय आसमान की तरह विशाल बनाकर रखना चाहिए, बड़ा करके रहना चाहिए। जिस तरह धरती सब कुछ सह लेती है, हमारी जो धरती माता है वो सब कुछ सहन करती है, ठीक उसी प्रकार हमें भी सब कुछ सहन करना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर
रहना चाहिए। जो चलता हुआ आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। और जो अपनी जिंदगी में आगे चलते रहता है, आगे बढ़ते रहता है, वह हमेशा उसे ऊंचा पद प्राप्त होता है। बच्चों, अगर आप मेहनत करके अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो इस पूरे पंक्ति में कवि हमसे कहना चाहते हैं कि सागर से जिस प्रकार सागर लहराता है, उसी प्रकार हमें सागर से सीखना चाहिए। और आसमान की तरह हमारा हृदय भी विशाल होना चाहिए। धरती जिस प्रकार सब कुछ सह लेती है, उसी तरह हमें भी सहनशील बनकर सभी के साथ प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए। और जो आगे बढ़ता है, उसको हमेशा ऊंचा पद प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा मेहनत करो बच्चों। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जो कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगली पंक्ति में देखते हैं क्या है। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार, अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो स्वीकार, जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हमारी बोली माँ की तरह होनी चाहिए। जिस प्रकार माँ एकदम मीठी बोली में बात करती है, सबको प्यार करती है, उसी प्रकार हमें भी अपनी वाणी में मिठास रखनी चाहिए। अर्थात सभी के साथ प्यार से बातें करना चाहिए। अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो स्वीकार। हमें सबको अपने तरह ही समझना चाहिए, मानना चाहिए और सबकी सेवा का विचार अपने मन में रखना चाहिए। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। ये जो हमारा जीवन है, ये चलने का नाम है। इसलिए हमें हमेशा चलते रहना चाहिए, अर्थात मेहनत करते रहना चाहिए, श्रम करते रहना चाहिए। इस पंक्ति में बच्चों कवि कहते हैं कि सागर से हम उसकी तरह लहराना सीखे और आसमान की तरह विशाल हृदय वाले बने। जिस तरह धरती सब कुछ सह लेती है, उसी तरह हमें सहनशील बनकर मिलजुल कर काम करना चाहिए। जो चलता रहता है, वही आगे बढ़ता है, वही मेहनत कर ऊंचा पद और यश प्राप्त करता है। हमारी बोली माँ की बोली की तरह मिठास से भरी होनी चाहिए। हमारे मन में सच्चाई से भरे ऊंचे विचार हो। हम सबको अपने जैसा ही माने। हम सेवा करते हुए अपने विचारों को सुंदर बनाए। बच्चों, कविता तो बहुत सुंदर है। इस कविता के माध्यम से कवि हमसे कहते हैं कि अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो और मेहनत करो। अब इसके बाद है बच्चों कुछ स्वाध्याय के प्रश्न हैं। इसमें तो थोड़ा ही दिया है और मैं बताती हूँ। पहला, अपने दिनचर्या बनाओ और सुनाओ। जो आपकी दिनचर्या मतलब आप सुबह सोकर उठते हो तब से लेकर रात तक आप क्या क्या करते हो, वो आपको बताना है, सुनाना है। तो आप अपने साथी को बताइए, आप सुबह उठते हो तब से लेकर जब सोने जाते हो तब तक आप क्या करते हो। अभी जैसे मैं अपना बताती हूँ बच्चों, उसी तरह आप अपना बता सकते हो। मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं दंत मंजन करती हूँ, अपने ब्रश करती हूँ। ब्रश करने के बाद मैं अपने पापा के साथ थोड़ा सा वॉक करने जाती हूँ। जब 7 बज जाता है तो हम लोग वॉक से आते हैं। फिर हम लोग स्नान करते हैं। फिर उसके बाद पापा के साथ में थोड़ा सा पूजा पाठ करती हूँ। पूजा हो जाता है। फिर उसके बाद मेरी मम्मी मुझे नाश्ता देती है, मैं नाश्ता करती हूँ। और फिर उसके बाद मैं और मेरे भाई बहन हम लोग पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। जब हमारा पढ़ना हो जाता है, होमवर्क हो जाता है, तो मम्मी हमें उठाती है।
फिर हम लोग खाना वाना खाते हैं, टिफ़िन भरते हैं, अपना टाइम टेबल भरते हैं और अपने स्कूल चले जाते हैं। स्कूल में जाके पढ़ाई करती हूँ, छुट्टी में मैं अपने दोस्तों के साथ खेलती हूँ और शाम को जब मैं घर आती हूँ तो उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद मैं 1 घंटा खेलने के लिए जाती हूँ। और जब मैं खेल के आती हूँ फिर बैठकर मैं अपना होमवर्क करती हूँ और मैं साथ में थोड़ा सा टीवी भी देखती हूँ। देखने के बाद टीवी देखते देखते मैं खाना भी खाती हूँ, जो कि गंदी आदत है, बट मैं ऐसा करती हूँ। शायद आप भी करते होंगे। अगर आप भी करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आप भी खाना खाते समय टीवी देखते हो? अगर देखते हो तो बोलो हाँ, हम भी देखते हैं। वैसे ये गंदी आदत है, नहीं देखना चाहिए। टीवी खाना हो गया, टीवी हो गया, फिर रात में मैं एक बार और ब्रश करती हूँ और उसके बाद हम लोग सोने चले जाते हैं। तो ये हो गया मेरी रोज की दिनचर्या। आपका क्या है? आप अपने मन से और थोड़ा मैंने बताया, दोनों को मिलाकर लिखिए। दूसरा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या क्या करती है बताओ। तो बच्चों ये तो सब बच्चे अलग अलग लिखेंगे क्योंकि सबकी मम्मी अलग अलग है। अभी मेरी मम्मी जो मेरे लिए करती है वो मैं बताऊंगी, जरूरी नहीं वो आपकी मम्मी भी करती है। तो सबकी मम्मी अलग अलग है। तो ये आप अपने मन से लिखो कि आपकी मम्मी आपके लिए क्या क्या करती है। मेरी मम्मी तो बहुत सारा काम करती है, मुझे नहलाती है, मेरा नाश्ता बनाती है, मेरे होमवर्क में भी मेरी मदद करती है, जो मैं बोलती हूँ वो अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाती है, बहुत सारा काम करती है। मैं कहना चाहूंगी कि मेरी मम्मी मेरा सारा काम करती है और मुझे पढ़ाती भी है। अभी बच्चों मैं आपसे कुछ खालिस्तान पूछूंगी, आप मुझे बताइए। जीवन है डैश का नाम, तो खालिस्तान में क्या आएगा? चलने का नाम। जीवन है चलने का नाम। दूसरा, घड़ी सदा डैश करती है। घड़ी क्या करती है बच्चों? टिक टिक टिक। तो हम क्या लिखेंगे उत्तर में? घड़ी सदा टिक टिक करती है। सबको डैश करो प्रणाम। सबको कैसे प्रणाम करना चाहिए? दिल से प्रणाम करना चाहिए, झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए। लहराना डैश सीखो। कविता पढ़ो, देखो बेटा हमें क्या किसकी तरह लहराना सीखना है? तो लहराना हमें आसमां ये सागर से सीखना है। ये देखो ये लहराना सागर से सीखो। तो लहराना किससे सीखना है? सागर से। ठीक है। जो चलता वह डैश बढ़ता। ये देखो, जो चलता वह आगे बढ़ता। दिख रहा है? डैश जैसा सबको जानो। ये देखो, डैश जैसा सबको जानो, अपने जैसा। क्योंकि हम बोलते हैं ना, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो उसी प्रकार दूसरों को भी समझो कि जैसे मैं अच्छी हूँ वैसे वो भी अच्छा है। ठीक है। डैश से कर लो स्वीकार। डैश का कर लो स्वीकार, तो सेवा का, सेवा का कर लो स्वीकार। तो बच्चों ये हमारा हमारा खालिस्तान है। ठीक है। अब मैं कुछ प्रश्न उत्तर भी आपको बताती हूँ। जीवन किसका नाम है? बताओ बेटा, जीवन किसका नाम है? देखो इधर ही उत्तर लिखा है। जीवन चलने का नाम है। किसका नाम है? चलने का। जीवन चलने का नाम है। घड़ी हमें क्या सिखाती है? घड़ी हमें आगे बढ़ना सिखाती है। घड़ी जिस प्रकार चलती रहती है, रुकती नहीं है, उसी प्रकार हमें भी रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, घड़ी हमें सदा आगे बढ़ना सिखाती है। अगला प्रश्न, हमें कण कण में क्या देखना चाहिए? तो इसका उत्तर आएगा, हमें कण कण में अपनत्व देखना चाहिए। हृदय किसके समान होना चाहिए? तो हृदय आसमान के समान होना चाहिए। किसके समान? आसमान के समान। हमें किस तरह काम करना चाहिए?
हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। कैसे काम करना चाहिए? मिलजुल कर। आगे कौन बढ़ता है? जो चलता है वो आगे बढ़ता है। अगला, पद और नाम कौन पाता है? बताओ बच्चों, पद और सॉरी बेटा, पद और नाम कौन पाता है? जो आगे बढ़ता है वो पद और नाम पाता है। ठीक है। हमारी बोली कैसी होनी चाहिए? मीठी होनी चाहिए। हमारे विचार कैसे होने चाहिए? हमारे विचार उच्च होने चाहिए, ऊंचे होने चाहिए, है ना। और आपको कोई प्रश्न चाहिए तो बच्चों आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है। तो हमारा जो कविता थी जीवन, वो यहीं पे समाप्त हो रही है। अगर वीडियो अच्छा लगा है और आप लोगों ने पूरा यहाँ तक देखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको अपने फ्रेंड की मदद करना है तो उनको शेयर कर दो। ठीक है। तो अगली पाठ में हम कल फिर मिलेंगे। पाठ 3, भाई भाई का प्रेम, ये हम कल देखेंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी हिंदी विषय में आज हम पाठ 3 पढ़ेंगे, भाई भाई का प्रेम। ये बहुत अच्छी कहानी है और आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी भेज दो। ठीक है। आप लोग अपनी दीदी की मदद करोगे ना? तो सब लोग, अगर आपको दीदी की मदद करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप दीदी की मदद कर सकते हो। ठीक है। चलो, तो आज हम भाई भाई का प्रेम पढ़ेंगे। और हाँ, इसके पहले के अगर 1 और 2 पाठ अगर आपको चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। मैंने प्रश्न उत्तर सब बताया है। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे भाई भाई का प्यार। वैसे तो भाई भाई का प्यार तो बहुत कम देखने को मिलता है। चलो हम इस पाठ के द्वारा देखते हैं कि भाई भाई का प्यार क्या है। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। एक गांव है, उसका नाम है मनोहरपुर। जैसे आपका भी कोई गांव होगा, सबके गांव का अलग अलग नाम रहता है। तो वैसे ही ये जो एक गांव है उसका नाम है मनोहरपुर। वो बहुत सुंदर गांव है। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। वो गांव बहुत सुंदर है मनोहरपुर, और वहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ थी। अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। ये जो मनोहरपुर नाम का सुंदर गांव है, वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। इसलिए वहाँ के लोग क्या करते हैं? खेती। उनका व्यवसाय क्या है? खेती। वो लोग, अधिकांश लोग, ज्यादातर लोग खेती ही करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो जमीन है वो बहुत उपजाऊ है। इस इसी मनोहरपुर में 2 भाई रहते थे। और ये जो मनोहरपुर नाम का जो गांव है, इसी गांव में 2 भाई रहते थे। दोनों किसान थे। उनके घर अलग अलग थे। इसी मनोहरपुर गांव में 2 भाई रहते थे, लेकिन दोनों भाई के जो घर थे वो अलग अलग थे। वो लोग साथ में नहीं रहते थे, अलग अलग रहते थे। पर दोनों में बड़ा प्रेम था। लेकिन जो दोनों भाई थे ना, उन लोगों में आपस में बहुत प्यार था। भले वो अलग अलग घर में रहते थे, लेकिन उनमें प्यार बहुत था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। और वो जो दोनों भाई है वो अलग अलग रहते थे, लेकिन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और हमेशा सोचते थे
कि मैं अपने भाई की मदद कैसे करूं। एक भाई सोचता था मैं अपने उस भाई की मदद कैसे करूं, और दूसरा भाई सोचता था अरे मैं अपने भाई की मदद कैसे करूं। दोनों भाई आपस में एक दूसरे की मदद के लिए सोचा करते थे। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी, और इस साल में गांव में ना बहुत अच्छी फसल हुई थी। पूरे गांव गांव में जितने लोग खेती करते थे ना, सबकी जो फसल हुई थी वो बहुत अच्छी हुई थी। कटाई हो चुकी थी। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। इस बार जो खेती हुई थी वो बहुत अच्छी हुई थी, बहुत ज्यादा फसल हुआ था, और सब लोगों ने अपने फसल खेती में जो फसल थी उसको काट लिए थे और उसको खलिहान में रखे थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे दो बच्चे हैं, मैं गृहस्थी में मेरी कुछ ना कुछ मदद करते ही हैं। जो दोनों भाई थे ना, उसमें से एक भाई रात को ऐसे ही लेटा था, तो वो लेटे लेटे सोच रहा था कि अरे मेरे तो दो बच्चे हैं, और वो जो दोनों मेरे बच्चे हैं वो मेरी कुछ ना कुछ मदद करते ही रहते हैं। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं। जो बड़ा भाई है वो सोचता है, ऐसे बेड पे लेटा रहता है खाट पे, और सोचता है अरे जो मेरे तो दो बच्चे हैं, और मेरे जो बच्चे हैं वो तो मुझे खेती में मदद करते हैं, लेकिन जो मेरा छोटा भाई है उसके तो बाल बच्चे नहीं है, मतलब उसको कोई भी बच्चा नहीं है। उससे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है। और वो सोचता है अरे हाँ मेरे भाई को तो बच्चे नहीं है, तो बेचारा मेरा भाई तो पूरा काम अकेला करता है, उसको सारा काम अकेले देखना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। और फिर वो सोचने लगा अरे नहीं ये तो गलत है, मेरा भाई तो अकेले ही सारा काम करता है। और वो सोचता है कि मुझे अपने भाई की मदद करनी चाहिए। वैसे आजकल तो कोई नहीं सोचता है, लेकिन ये भाई बहुत अच्छे हैं। चलो आगे देखते हैं कि क्या करता है भाई, मदद के लिए क्या सोच रहा है। यह सोचकर वह उठा और खलियान में गया। वो सोचता है और फिर उठकर जाकर खलिहान में देखता है। खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा। बड़ा भाई क्या करता है, वो सोचता है, वो उठता है और खलिहान में जाता है। खलिहान मतलब जहाँ पे बच्चों बहुत सारा अनाज अपना रखते हैं ना, जहाँ पर फसल को काट कर रखा जाता है, उस जगह को खलिहान कहते हैं। तो वो उठता है और अपने खलिहान से 10 गठरी अनाज बांधता है, और उसमें से एक गठरी का अनाज अपने सर पर रखता है और आगे बढ़ता है। देखो लिखा है ना, उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ता है। ये देखो मैं आपको चित्र दिखाती हूँ, ये देखो, ठीक है। तो वो क्या करता है, गठरी बांधता है, अपने सर पे रखता है और अपने भाई की ओर जाता है, जहाँ पे उसके भाई का ढेर है, अनाज का ढेर है। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ। जब बड़ा भाई भी सोच रहा था सोते सोते कि मेरे दो बच्चे हैं, वो मेरी मदद करता है, तो मुझे अपने भाई की मदद करना चाहिए, उसको तो बाल बच्चे नहीं हैं। लेकिन ये जो छोटा भाई है ये भी सोच रहा था, ये क्या सोच रहा था, अरे मैं तो छोटा हूँ और मैं तो जवान भी हूँ, मैं जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ। आगे देखते हैं, जहाँ चाहूं जा सकता जा सकता हूँ, किसी कारणवश यदि खेती में फायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूंगा। छोटे भाई को लगता है अरे मैं तो अभी जवान हूँ,
मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पे मैं जा सकता हूँ। अगर किसी कारण से खेती में अनाज नहीं होगा, तो मैं दूसरा भी काम कर सकता हूँ। मेरा खर्चा भी कम है और वो उसको बच्चे नहीं हैं इसलिए उसके खर्चे भी कम है। लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं, घर गृहस्थी के खर्च अधिक हैं, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। वह भी उठा और खलिहान में गया। छोटे भाई को लगता है कि अरे मैं तो जवान हूँ और मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, और अगर कभी समझो खेती में अनाज नहीं हुआ तो मैं दूसरा भी काम कर सकता हूँ। लेकिन जो मेरा बड़ा भाई है उसको तो बच्चे हैं और वो इतना मेहनत भी नहीं कर सकता है, इसलिए मुझे अपने बड़े भाई की मदद करनी चाहिए, ऐसा छोटे भाई के मन में आता है। और फिर वो क्या करता है, वो भी उठता है और खलिहान में जाता है। खलिहान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। अभी वहां पे देखो, पहले हमने क्या देखा, बड़े भाई ने भी 10 गठरी अनाज बांधा, अब छोटा भाई भी 10 गठरी अनाज बांधता है। उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा। फिर वो क्या करता है, उसमें से एक गठरी उठाता है और अपने बड़े भाई के घर की ओर, जहाँ पे वो अनाज का ढेर लगाया था ना खलिहान, वहां वहां की ओर बढ़ता है मतलब जाता है। ये देखो, अंधेरी रात थी, हाथ को हाथ भी दिखाई ना देता था। और ये सब काम ये लोग कब कर रहे हैं, रात में। और बच्चों, गांव में तो देखो रात में बिजली भी नहीं रहती है, बहुत अंधेरा था। देखो यहाँ पे लिखा है, हाथ को हाथ भी दिखाई नहीं देता था, मतलब इतना अंधेरा था कि हमें हाथ भी नहीं दिखाई देते हैं। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए। ये देखो, यहाँ पे तो बड़ी मजेदार बात है। वहां से बड़ा भाई अनाज की गठरी लेकर आता है अपने छोटे भाई को मदद करने के लिए, और यहाँ पे छोटा भाई अनाज की गठरी लेकर भाई के पास जा रहा है अपने बड़े भाई को मदद करने के लिए। लेकिन रास्ते में क्या होता है, दोनों भाई टकरा जाते हैं। देखो, रास्ते में दोनों भाई एक दूसरे से टकरा गए, देखो गले मिल रहे हैं। आगे देखते हैं, दोनों भाई एक दूसरे से टकरा गए। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है? अभी अंधेरे में हमारी किसी से टक्कर हो जाएगी तो हम भी डर जाएंगे ना। वैसे वो लोग भी चौंक गए, डर गए, बोलते अरे कौन है? दोनों एक साथ बोले। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा, उनके सिर पर अनाज की गठरी थी और वो लोग चौंक जाते। फिर दोनों देखते हैं तो क्या देखते हैं कि दोनों भाई के हाथों में एक एक अनाज की गठरी है। दोनों समझ गए और दोनों भाई समझ जाते हैं। बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है, खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो तुम्हारा घर अधिक दिन तक चलेगा, इसलिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। बड़ा भाई क्या बोलता है कि मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है, कि खेती में कोई तुम्हारी मदद करे, और इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि तुम्हारा मदद कोई नहीं करेगा, इसलिए मैंने अपने अनाज में से थोड़ा सा अनाज निकाल कर तुम्हारे अनाज में डालने जा रहा था ताकि तुम्हें मदद हो सके। भैया, आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक है। अब छोटा भाई बोल रहा है, अब छोटा भाई क्या बोल रहा है, भैया आप बाल बच्चे वाले हो, मतलब आपको बच्चे हैं, और आप बच्चे हैं तो इसका मतलब है खर्चा अधिक है, आपके खर्च भी अधिक है, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है। छोटा भाई बोलता है, भैया आपके तो बाल बच्चे भी हैं और इसलिए आपका खर्चा भी बहुत होता है, इसलिए आपको ज्यादा अनाज की आवश्यकता होगी, इसलिए मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। ये छोटा भाई बोल रहा है।
कि आपको ज़्यादा अनाज लगेगा, इसलिए मैं अपने अनाज के ढेर में से आपको अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर गई। दोनों भाई जब अपनी अपनी बातें बता रहे थे तो उनकी आंखों में आंखें भर आई, मतलब आंसू आ गए। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। ये देखो, यहाँ पर दोनों भाई एक दूसरे के गले लग जाते हैं रोते हुए। क्यों रोते हैं? क्योंकि दोनों भाई को लगता है कि देखो, मेरा भाई मेरे लिए, बड़े भाई को लगता है मेरा छोटा भाई कितना अच्छा है, मेरे लिए इतना सोचता है। छोटे भाई को लगता है कि मेरा बड़ा भाई कितना अच्छा है, वो मेरे बारे में सोचता है। और इसी कारण दोनों भाई गले मिलकर रोने लगते हैं। आगे, दोनों भाइयों के प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनाते हैं। ये दोनों भाइयों की जो प्यार की कहानी है, आज भी लोग इसको सुनते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा सच्चा प्यार दोनों भाइयों के बीच नहीं होता है। आजकल के भाई तो पैसे के लिए एक दूसरे को लड़ते हैं, फाइट करते हैं, मारते हैं, लेकिन ये दोनों भाई बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। हमें भी इन्हीं की तरह रहना चाहिए। भाई भाई में प्यार होना चाहिए, बहनों बहनों में प्यार होना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। पढ़ो और समझो। सप्रेम, प्रेम, प्रेम भरा। विज्ञान, ज्ञान, ज्ञानी। प्रतिदिन, दिन, दैनिक। अदृश्य, दृश्य, दृश्यमान। अभी सुनो बच्चों, इस पाठ में बहुत सारे खाली स्थान हैं, वो मैं आपको बोलती हूँ, आप लोग सुनो और उसके उत्तर लिखते जाओ। अब आप बड़े हो गए हो, मैं आपको लिखकर नहीं दे रही हूँ बच्चों, ठीक है? सुनो। दोनों भाइयों में बड़ा डैश था। क्या था? प्रेम। दोनों एक दूसरे की डैश करना चाहते थे। दोनों भाई एक दूसरे की क्या करना चाहते थे? मदद। बड़े भाई की डैश का खर्च अधिक था, गृहस्थी का। बड़े भाई की गृहस्थी का खर्च अधिक था। क्यों? क्योंकि उसके बाल बच्चे थे। अचानक दोनों भाई एक दूसरे से टकरा गए। उत्तर में क्या आएगा? टकरा गए। दोनों के सिर पर अनाज की गठरी थी। दोनों भाइयों की डैश भराई। दोनों भाइयों की आंखें भराई। यह कहानी आज भी लोग डैश होकर सुनते हैं, भाव विभोर होकर सुनते हैं। अभी सही गलत बताओ बेटा। दोनों भाई किसान थे। सही, दोनों भाई किसान थे। बड़े भाई के 3 बच्चे थे। गलत, यहाँ पे सिर्फ लिखा था बड़ा भाई बाल बच्चे वाला है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि 3 भाई की 4 भाई, 3 बच्चे की 2 बच्चे की 4 बच्चे, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो ये गलत है। दोनों भाई खलिहान में सोए थे। गलत, अपने घर में सोए थे, खलिहान में नहीं सोए थे। दोनों भाई अलग अलग रहते थे। सही, दोनों भाई अलग अलग रहते थे। बड़ा भाई छोटे भाई के घर की ओर बढ़ा। गलत, छोटा भाई अकेला था। सही, दोनों भाई नासमझ थे। गलत, बहुत समझदार थे। दोनों भाइयों ने 10-10 गठरी अनाज बांधा। एकदम सही। दोनों भाई एक दूसरे पर टूट पड़े, मारने लगे। गलत। अभी इसके कुछ प्रश्न हैं बच्चों। दोनों भाई हमेशा क्या सोचा करते थे? बताओ, दोनों भाई क्या सोचते थे हमेशा? तो दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बातें सोचते रहते थे। क्या सोचते रहते थे दोनों भाई? एक दूसरे की भलाई की बातें, कि मेरे भाई को मैं क्या करूं, मेरे भाई का अच्छा हो, तो उसकी भलाई की बातें सोचा करते थे। तो उत्तर में हम लिखेंगे दोनों भाई हमेशा
एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। अगला प्रश्न, बड़ा भाई किसके बारे में सोचने लगा? तो बड़ा भाई अपने छोटे भाई के बारे में सोचने लगा। बड़ा भाई रात को उठकर कहाँ गया? उत्तर, बड़ा भाई रात को उठकर खलिहान में गया। खलिहान में क्यों गया? अनाज की गठरी बांधने के लिए, ताकि वो अपने भाई को दे सके। बड़े भाई ने कितना अनाज बांधा? तो इसका उत्तर है, बड़े भाई ने 10 गठरी अनाज बांधा। और छोटे भाई ने, तो छोटे भाई ने भी 10 गठरी अनाज बांधा। बड़ा भाई छोटे भाई की मदद क्यों करना चाहता था? जो बड़ा भाई था बच्चों, वो छोटे भाई का क्यों मदद करना चाहता था? बोलो। क्योंकि बड़ा भाई छोटे भाई की मदद करना चाहता था, क्योंकि उसे सारा काम अकेले करना पड़ता था। अगला, छोटा भाई बड़े भाई की मदद क्यों करना चाहता था? छोटा भाई बड़े भाई की मदद करना चाहता था, क्योंकि उसके घर गृहस्थी के खर्चे अधिक थे। छोटे भाई को लगता है कि जो मेरा भाई है, उसके तो बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, उसका खर्चा भी ज्यादा है, तो मैं उसको मदद कर देता हूँ। तो ये हो गए हमारे प्रश्न उत्तर। दोनों भाइयों के सिर पर क्या था? जब वो लोग अंधेरे में जा रहे थे, तो दोनों भाई ने सिर पे क्या रखा था? अनाज की गठरी रखा था। लोग इनकी कहानी को भाव विभोर होकर सुनते हैं। हाँ, किसकी कहानी को? दोनों भाइयों की। जब दोनों भाई मिले, टकराए एक दूसरे से, तो क्या वो हंसने लगे कि रोने लगे? वो रोने लगे। बच्चों, रोते हैं हम ऐसे नहीं कि हमको दुख होता है तो हम रोते हैं, हम खुशी में भी रोते हैं। बोलते हैं ना, ये खुशी खुशी की आंसू है। तो दोनों भाई जब आपस में लड़ जाते हैं, बताते हैं क्या करने आए थे, तो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको सही गलत, खाली स्थान, प्रश्न उत्तर सब बता दिया है। और बच्चों, इसमें ना एक प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि देखो, हमारे परीक्षा में निबंध पूछते हैं, है ना? तो उसमें आपको निबंध आ सकता है, किसान के बारे में निबंध लिखो। किसान पर 10 लाइन 15 लाइन का निबंध लिखो। तो आपको किसान के बारे में 10-15 लाइन लिखना है। तो देखो, मैं थोड़े में आपको बता देती हूँ। किसान हमारे लिए अनाज पैदा करता है। किसान क्या करता है? हमारे लिए अनाज पैदा करता है। किसान बच्चों बहुत मुश्किल हालात में रहता है। जब वो खेती में काम करता है ना बच्चों, तो एसी में बैठ के काम नहीं करता है। वो धूप रहती है, बहुत तेज धूप में भी वो किसान मेहनत करते हैं। अगर किसान मेहनत नहीं करेंगे, अनाज नहीं उगाएंगे, तो हम सब लोग क्या खाएंगे? तो इसलिए हम कहते हैं कि किसान भगवान है। तो आप लिख सकते हो, किसान हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं। ठंडी सर्दी बरसात, हर मौसम में बिना थके हुए वो मेहनत करते रहते हैं। किसान को खेती करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उनको किसी भी मौसम में आराम नहीं मिलता है। वो हर मौसम, भले वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ठंडी हो, हर मौसम में काम करते रहते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। क्यों करते हैं? हमारे लिए करते हैं, ताकि हम आराम से रह सके। हम शहरों के लोग भूखे ना रह सके, अपने घर में खाना खाए। अगर किसान भाई अनाज नहीं उगाएंगे, तो बच्चों आप कल्पना करो, हम सब भूखे मर जाएंगे। अनाज नहीं रहेगा तो हम क्या खाएंगे? कुछ नहीं खाएंगे ना। इसलिए किसान को हम अन्नदाता कहते हैं, भगवान कहते हैं। और किसान अन्न उगाता है, उसे बेचता है, उसको लेकर हम पकाते हैं, खाते हैं और
अपना जीवन जीते हैं। आप इसमें और भी बहुत कुछ लिख सकते हो। ठीक है, तो ये किसान पे निबंध आएगा बच्चों, आता है। तो ये हमारा जो भाई भाई का प्यार था वो पाठ खत्म हो गया। मैंने कुछ प्रश्नोत्तर भी आपको बता दिए हैं। आप बड़े हो गए हो, अब मैं आपको सिर्फ बोलकर प्रश्नोत्तर बताऊंगी, लिखकर बिल्कुल नहीं। छोटे बच्चे 1 to 4 बच्चे छोटे रहते हैं। ठीक है, अगर इसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं प्रश्नोत्तर लिखकर आपको दे दूंगी। तो यहाँ तक आप लोगों ने अगर पूरा वीडियो देखा है तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दूसरों की भी मदद करिए और अपनी दीदी की भी मदद करिए। दीदी को मदद करनी है। अगर आपको ये पाठ अच्छा लगा, दीदी ने अच्छा पढ़ाया है, तो दीदी की मदद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। चलो, अब हम अगली पाठशाला में कल मिलेंगे।